हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा जागरफी लेकर आए हैं और जागरफी में हर एक पॉइंट को छूने वाले बात करेंगे। और जैसे कि कभी कभी इंसान से एक आध गलतियां हो जाया करती हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि मेरे से गलती नहीं हुई है। मैंने शायद पहली क्लास में ही कहा था कि टीचर एक टीचर ही होता है, वो भी मनुष्य होता है ना। और हमारे पास एक सब्जेक्ट की बात नहीं होती है, हमारे पास कई सब्जेक्ट हैं। मैं कई सब्जेक्ट में काम करती हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाया करती हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉरी बोल दूं तो मैं सॉरी बोल देती हूँ कि आई एम रियली सॉरी ना। कि शायद एक वीडियो में मैंने कर्जन की जगह कैनिंग बोल दिया था। और 2 जून 2014 को सबको पता है कि 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना राज्य बना था, जो 29वें राज्य के रूप में जाना जाता है। आई होप कि अब आपको क्लियर कर दिया गया है, अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। आज हम लोग देखो, इसीलिए टीचर ना बचता है एडिशनल चीजें देने के लिए। जब आपको प्रश्नों के माध्यम से कुछ बताया जाता है ना, तो कभी कभार, मैं ये नहीं कहती अक्सर, 99.99% आपको बिल्कुल ओरिएंटेड चीजें देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कुछ दशम पॉइंट मतलब 0 दशमलव समथिंग कुछ चीजें कभी कभी एरर हो जाया करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप उसे वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। ज्ञान आप किसी को 1 2 क्लास 4 क्लास से भांप नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह तो फिर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कभी सोच ही नहीं सकते थे कि राष्ट्रपति या वो व्यक्ति जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से रूप में जाने जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, याद करते हैं उनको। तो फिर इसका मतलब वो तो पेपर बेचते थे। संघर्ष किया, संघर्ष करना पड़ता है, हम भी कर रहे हैं। हम कोई बहुत ज्यादा उन्नति की ओर नहीं बैठे हुए, उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं कि कब उस सीढ़ी तक पहुंचेंगे। आप सभी लोग भी वही कर रहे हैं कि कब आपको जॉब के लिए कब कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीजें बताने का प्रयास किया जाता है। खैर, एक गलती के पीछे कहते हैं ना, आप 100 अच्छाइयां कर दो, कितनी 100 अच्छाइयां कर दो या 100 भलाई कर दो किसी के लिए, लेकिन कभी एक गलती हो गई, ये इस पर भारी पड़ जाता है। क्यों भाई, ये क्या 100 जो चीजें थी ये एक के बराबर हो गई? नहीं हुई ना, तो गलतियां हो जाती हैं। खैर, ये चीजें एक्सप्लेन हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि गलती थी, गलती हुई तो गलती अपनी माननी भी चाहिए। मैं बहुत ईमानदार इंसानों में से हूं। मैं अपनी गलती, मैं कहो तो सर झुकाकर माफी मांग लूं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जितना आप झुक कर रहोगे उतना आगे तक जाने वाले हो, ये आप याद रखिएगा। जो आंकड़ में खड़े रहोगे ना, तो कब आपकी हड्डी टूट जाएगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा ना। चलिए, आज हम लोग मोटी मोटा बात करने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। किसकी बात करेंगे? भारत के भौतिक विभाजन को, कि भारत का ये जो विभाजन है कैसे कैसे, मतलब भारत के ही अंदर, है ना। तो ऐसे तो मोटा मोटा 4 प्रकार से जाना जाता है। एक ये विभाजन होता है, एक ये विभाजन होता है, और एक ये विभाजन होता है, ठीक है ना। और फिर आपके ये तट वगैरह आ जाते हैं। तो ये 4 विभाजन माने जाते हैं। कितने? 4 विभाजन। लिख लो भाई, जिनको जिनको लिखना है कितने विभाजन माने जाते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं 4 विभाजन माने जाते हैं, ठीक है ना। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको, इस वाले जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं सिंधु गंगा मैदान। क्या कहते हैं? सिंधु गंगा मैदान कहा जाता है ना। और जो आपका ये वाला पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो मेज की आकृति बनाता है आपका पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसी को तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या? दक्कन का पठार भी कह सकते हैं या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाएगा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन भी हो सकता है, बिल्कुल बताएं। तो 3 हो गए, और आपके इन तटों की बात कही गई है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। लेकिन
बात को समझना। एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से ये 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 6 प्रकार। तो पहले उन 6 प्रकार को जान लेते हैं। कहा गया उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। कहा गया उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला एक बताया गया है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये वैसे काम आते हैं, काफी पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के माध्यम से 6 प्रकार बताए गए हैं। तो कौन सा? तो आप लिखेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, वैसे मैं बोल रही हूं तो आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे कहा गया है कि उत्तरी भारत का मैदान क्या होगा? उत्तरी भारत का मैदान, जो मैंने पहले बताया वही बात हो गई। और तीसरी बात यहां पर कही गई है कि भारतीय मरुस्थल, कहां पर? ये राजस्थान वाला क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ये एनसीईआरटी के माध्यम से 6 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है ना। तो तीसरी बात हो गई। और चौथी बात यहां पर कही गई है, चौथी बात आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की बात कही गई है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत की बात हो गई। पांचवी बात आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे तटों की बात कही गई। किसकी? तटों की, जो मैंने बताया तटीय भारत की बात इनकी। और छठवीं बात कहा गया द्वीप की, द्वीप लैंड, ठीक है, द्वीप की बात कही गई। किसकी? तो आप कहेंगे छठी बात आपकी द्वीप समूहों की बात कही गई है। तो इनको आइसलैंड वगैरह जिनको कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? आइसलैंड ना, आइसलैंड कहते हैं। तो द्वीप होते हैं ना। तो इन द्वीपों की बात कही गई। अगर आपसे केवल पूछा जाए भारत को कितने, भारत का भौतिक विभाजन, तो आपके सामने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर वहां पर 4 नहीं है तब आप 6 लगा सकते हैं, और अगर आपके पास 6 नहीं है तब आप 4 लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी के माध्यम से, और एनसीईआरटी की बात मानी जाती। आयोग भी एनसीईआरटी की बात को ज्यादा प्रबलता देता है, तो एनसीईआरटी वाली ये बात याद रखें। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा याद रखना हो तो आप यही कहेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है ना। फिर आप दूसरा वाला सिंधु गंगा मैदान, और तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत की बात कही जाती है, और चौथा आपका तटों की बात कही जाती है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और इसी से संबंधित आज हम बात करेंगे। इससे संबंधित पहला जो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न दिख रहा है आपको? हाँ, कहा गया भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय, कहा गया सील पिंड सरका है। अब भारतीय जो सील मतलब पूरे भारत खंड की बात कही जा रही है कि भारतीय सील खंड किधर खसका है। तो मैंने आप सभी लोगों से एक मैप के माध्यम से बात की थी। मैंने बताया था कि ये आपका 2 टुकड़ों में, मान लीजिए ये पृथ्वी है, आप मान लो, मानने में क्या जाता है, ये आपका अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। और ये मैंने कहा था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोंडवाना लैंड के नाम से। अब इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत मैंने कहा था हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की बात की थी हमने, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत की बात कही थी कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत हमारा दक्षिण भारत आता है। आता है कि नहीं? अब दक्षिण भारत तो आया है, लेकिन देखा गया है भारत और ऊपर खसक रहा है, तो किधर जाएगा? यही बात ये प्रश्न पूछ रहा है। देखो, मैंने आपको तो सिंपल भाषा में समझा दिया, लेकिन यहाँ पर जब आप पूरा चुंबकीय परिणामों से, मतलब ये पूरा तात्विक जो चीजें होती हैं, इनको पूरा चुंबकीय से परिणाम, मतलब पूरा चुंबकीय से खोजा गया, एक एक चीज खोजी गई कि कैसे क्या हुआ ना। जैसे आपके प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया जाता है कि जैसे आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो आप सभी लोग बता सकते हैं
कि किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताएंगे कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो उसके लिए भी जो प्लेट टेक्टोनिक हुई थी उसके लिए भी इसका प्रयोग या इसकी सहायता ली गई थी। तभी ना पता चला कि भारत हमारा कहाँ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा उत्तर की तरफ खसक रहा है। तो किधर खसकेगा? उत्तर को। किधर खसकेगा? उत्तर को खसक रहा था। अब इसके अंतर्गत कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आएंगे। जरा आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, नहीं पता है तो आप जरूर इसका लिखने का प्रयास करें। ये आप पर डिपेंड करता है। आपको आता है तो ठीक है, रिवीजन के तौर पर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप लिखने के तौर पर लीजिएगा। आपके नोट्स, ये जो नोट्स होते हैं ना, ये आपकी जिंदगी को जिंगालाला बना सकते हैं ना, नहीं तो फिर अपने हिसाब से जिंदगी जिएगा ना। क्योंकि आजकल के बच्चों को कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है। क्या है? बड़ा मुश्किल होता है अगर कुछ कह दिया जाए। तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका आता है। तो कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आप अंटार्कटिका लिख लें। अंटार्कटिका आता है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद अफ्रीका आता है। क्या आता है? अफ्रीका आता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है। और आप देखेंगे कि आपका भारत भी आता है और इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मैंने कहा था जब भी मैं वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगी तो इन सब के बारे में बातचीत करूंगी, है ना। ये आपका जो अंटार्कटिका माना जाता है, क्या कहा जाता है इसको? तो आप कहेंगे जो इसके अंतर्गत अंटार्कटिका आता है, भाई काट लो, अंटार्कटिका इसको कहा जाता है केवल, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो आता है तो इसी को श्वेत महाद्वीप क्या कहते हैं? सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद महाद्वीप कहा जाता है। इसी को कहा जाता है तैरता हुआ महाद्वीप, क्योंकि जैसे ही बर्फ पिघलती है तो ये तैरने लगता है, ठीक है ना। यही विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किसको? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसके? अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिए। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का देश कहा जाता है। किसका? पक्षियों का देश, सांपों का देश। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है ना। भारत को तो आप जानते ही हैं, है ना। भारत आप जानते हैं क्योंकि आप भारत ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत या एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है। इतना पहले प्रश्न का निकल कर आया। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जुरैसिक भूखंड था क्या? इंडियाना भूकंप या भूखंड था क्या? आर्यावर्त मैंने बात ही नहीं की, हमने किसकी? गोंडवाना लैंड की बात की थी। किसकी? गोंडवाना लैंड की बात की है, ठीक है। तो याद रखिए किसके अंतर्गत आएगा? एक विशाल भूखंड, जहां से है इस गोंडवाना लैंड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो आप कहेंगे कोयला जबरदस्त प्राप्त करते हैं। क्या? कोयला। इसी गोंडवाना लैंड से हम लोग 90% कोयला जो हमारे भारत में आता है बिटुमिनस, क्या होता है? तो बिटुमिनस कोयला 90%। अगर पूछा जाए कोयले के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिख लो 4 प्रकार के। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, ठीक है ना। मैं मुंह से भी बोल रही हूं तो आप लोग लिख भी सकते हैं जिनको लिखना है। एंथ्रासाइट कोयला हमारे भारत में थोड़ा सा पाया जाता है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा कोयला पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। ये कहां पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में इसकी सबसे बड़ी खदान पाई जाती है लिग्नाइट कोयला की, ठीक है, याद रखिए। पीट कोयला, तो सब पीट कोयला, ये 4 प्रकार के कोयले। सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। फिर उसके बाद आपका बिटुमिनस कोयला जो हमारे भारत में 90% यही कोयला पाया जाता है और इसी गोंडवाना लैंड से पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला मैंने बता दिया, तमिलनाडु में एक खदान है बहुत, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला ही पाया जाता है। पीट कोयला, जैसे हम लोग ठंडियों में कोयला
का प्रयोग करते हैं, है ना। कहते हैं ना लकड़ी वाला कोयला दे दो, मतलब कोयला बनने की प्रक्रिया, मतलब एकदम घटिया टाइप का कोयला कहा जाता है इसको, पीट कोयला है। ठीक है, आई होप कि यहां तक की सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब कहा गया भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अब कहेंगे 4, 6, 8, 7। अब बड़े कंफ्यूजन में पड़ गए बच्चे, 4 भी दिया है, 6 भी दिया है, उत्तरवा क्या माने और आयोग उत्तर क्या मानेगा, आयोग। अब समझो कैसे आप ए सही लगाएं और कैसे आप बी सही लगाएं। तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे यहां पर धरना धरेंगे। वैसे तो भारत को मुख्यतः कहा गया 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो मैंने बताया आपको कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय द्वीप। और मैंने आपको 6 भी बता रखा है, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। एनसीईआरटी के माध्यम से 6 है, ये आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी के माध्यम से 6 है, जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो 4 भी मैंने बता रखा है कौन कौन से होंगे, और इन चारों को तो जरा आप याद करके ही रखे है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं, जैसे आपको देखो उदाहरण के तौर पर आप कोई चीज देख रहे हैं ना, मान लीजिएगा ये ग्लास है, गिलास जिसमें पानी पीते हो आप, गिलास है ना, क्योंकि ये गिलास है, इतना बड़ा गिलास है, ये पानी से भरा हुआ है। अब जब ये आपके सामने पानी आता है, ये इतना बड़ा गिलास आया आपके सामने, और आप किसी के यहाँ क्या करने गए हो, गिलास है ना, आप किसी के यहाँ रिश्तेदारी या मेहमान बनकर गए हो, और आपके सामने ये गिलास परोसा जाए, इस गिलास पे पानी रखा जाए, ये क्या है, पानी है। पाताल तोड़ कुएं की बात कर रहे हैं ना। आप सोचेंगे क्या हम जानवर टाइप के इंसान है क्या जो इतना बड़ा गिलास लेकर आए हैं, अरे रिश्तेदार हैं, या यूं आप कहेंगे कि मेहमान है, थोड़ा इज्जत तो देना चाहिए इन लोगों को। भाई साहब ये तो पाताल तोड़ कुआं टाइप का, मतलब पाताल तोड़ गिलास लेकर आए हैं, इतना पानी किस पेट में जाता है। आप ये बात ऑटोमेटिक सोचेंगे, इसमें सोचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अजीब भी लगेगा, क्या ये लोग इसी तरह के गिलासों में पानी पीते हैं, इतना पानी पीते हैं, ऐसी भी बात आप सोच सकते हैं ना। तो पाताल तोड़ में क्या ये पानी अपने से आया, पाताल तोड़ कुएं, तो कुआं अपने से बना नहीं, क्या अपने से बनता है, नहीं बनता है, कुआं बनाना पड़ता है। कुआं क्या होते हैं, कुओं को खोदना पड़ता है, खोदना पड़ता है कि नहीं, खोदना पड़ता है। लेकिन ये उत्तराखंड में कहां पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे तराई क्षेत्र में। खूब पूछा गया है ये प्रश्न, यूपीपीसीएस ने क्यों चिपका चिपका कर पूछा है। ठीक है, क्या है, यूपीपीसीएस और उत्तराखंड तो भला पूछ ही रहा है, क्योंकि पहले यूपी में उत्तराखंड हुआ करता था, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। कितने जिले, 13 जिले। पहले यूपी में 88 जिले हुआ करते थे, कितने, यूपी में। अब कितने बचे, 75 जिले। तो इन 13 जिलों से क्या बना, उत्तराखंड बना। कब, 2000 में, 9 नवंबर 2000 को। अब ये पहले यूपीपीसीएस में आता था, अब ये उत्तराखंड 2016 में ये प्रश्न बना था। ठीक है, तो क्या कुआं, पाताल तोड़ कुआं और जल में क्या अंतर है, क्या कोई आप बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप बताएं। कहा जाता है पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं ना, कृत्रिम भी होते हैं। देखो कुएं आपके अगर आसपास होंगे तो मानव निर्मित होंगे ना, और कुछ कुएं आपके प्राकृतिक होते हैं। कहा जाता है ये कुआं सदियों से ऐसे ही है, कभी ना सूखा, ना कभी इसका पानी बढ़ा ना घटा। कहानियां कभी कभी आप सभी के बीच में सुनाई जाती हैं। तो कहा जाता है कि पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। क्या होते हैं, जो आपकी ये धरातल होती है ना, धरातल, इससे स्वतः ऐसे पानी निकलने लगता है। तो क्या ये पाताल तोड़ कुएं हो जाएंगे, सुनिए पहले बात। ठीक है, स्वतः प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है।
परंतु जल स्रोत का तथा पाताल तोड़ कुओं में अंतर होता है। कहा गया प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है। तो मैंने जो बात कही वो एकदम सत्य बात है। कुएं खोदेंगे फिर उसमें जल अपने से निकलता है, आपको जल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखें 20 फुट आप अंदर नीचे जमीन पर खोद दो भूतल पर, और जल क्या होगा, स्वतः निकलने लगे। लेकिन जहां जल स्तर बहुत अच्छा होता है वो इतना जल देगा कि आप कहेंगे अरे यार पाताल टूट गया है क्या, फूट गया है क्या, एकदम पानी ऊपर आ रहा है। वही उसे पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। आगे बढ़ते, बात समझ गए होंगे बहुत मन से। अगला क्वेश्चन है, कहा गया भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो आइए मनन करते हैं हम लोग। कहा गया संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग था। हाँ बिल्कुल था, अभी समझाते हैं। कहा गया कश्मीरी घाट या कश्मीरी घाटी की संरचना एक समभिन्नति में हुई है, बिल्कुल हुई है। कहा गया गंगा मैदान की संरचना एक अग्र गर्त में हुई है, हाँ हुई है। आगे कहा गया हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। जब भी आप देखेंगे हिमालय की बात की जाएगी तो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट की तो बात की जाती है, लेकिन कभी चीनी प्लेट की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से भी कभी चीनी प्लेट आई ही नहीं है। तो आपका 4 उत्तर तो पूरी तरह से गलत हो गया। तो आप एग्जाम हॉल में इसको कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं, तो बचा क्या, एक ऑप्शन से आपका उत्तर निकल आता है कि ये गलत, तो मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गए। ये कभी कभी एग्जामिनर बनाता है ऐसा, ठीक है ना। देखो, तो संरचनात्मक दृष्टि से जो मेघालय का पठार है, तो आपका जो भारत है, जो आपका ये भारत है, तो मेघालय क्षेत्र कहां पर है, यहां पर है। आप देखेंगे मेघालय कहां पर है, यहां पर। तो ये तो कहा गया है, और दक्कन का पठार यहां पर है ना। तो ये क्या है, कैसे दक्कन का पठार यहां पर है, मतलब बराबर ऐसे। तो दक्कन के पठार से ये कैसे मेघालय का पठार है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मालदा गैप है। कौन सा गैप है, पूछा जाता है, मालदा गैप से अलग हो गया, ठीक है ना। ये मालदा गैप से अलग हो गया, और कहा जाता है इनके निर्माण में, इन सबके निर्माण में ये गैप हो गया था ना, ये गैप हो गया, जिसके कारण मेघालय का पठार पूर्वोत्तर भारत में पहुंच गया, या मेघालय पहुंच गया, और इधर दक्कन का पठार रहेगा। तो इससे पूछा जाता है किससे अलग है, तो मेघालय मालदा गैप से ये अलग है, ठीक है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। कहा गया कश्मीर घाटी की संरचना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कश्मीर घाटी की जो संरचना है वो एक समभिन्नत में हुई है। तो बिल्कुल सही बात है। कहा गया स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका जा रहा था। उसी समय क्या हुआ, पश्चिमी घाट की संरचना हुई। और कहा गया गंगा मैदान की संरचना एक अग्र गर्त है। यहाँ पर एक गर्त हुआ करता था, क्या है, गर्त। लेकिन गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना ला करके यहाँ क्या बना दिए, अवसाद ला करके क्या मैदान की रचना कर दी। तो तीनों बातें एकदम सही हैं। आगे बढ़ते, आई होप समझ में भी आया होगा आपको। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। कहा गया निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कहा गया भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे, देखो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, प्राचीन भाग है। कहा गया हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित या फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं। अगला कहा गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना। आगे कहा गया भारत में गोंडवाना विशालों में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, क्योंकि आपका जो हिमालय है
वो विश्व में सबसे ऊंचा, अगर लंबा पूछा जाएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो बताइएगा। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात कही गई, चोटी सबसे ऊंची है, तो सबसे ऊंची और लंबी में अंतर होता है। तो आज सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मतलब जो सीधी चली गई है, ऊंची मतलब उबड़ खाबड़ होकर कहीं ना कहीं ये सबसे ऊंची है। तो हिमालय जो पर्वत चोटी है तो सबसे ऊंची कहा गया, हिमालय विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है, और ये फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। और कहा गया भारत के पश्चिमी, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, बाकी सारी और असत्य पूछा गया था। तो आप क्या कहेंगे, सी बिल्कुल असत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ था। ठीक है ना, भूमि का उत्थान हुआ, निर्गमन हुआ, तो क्या हुआ, तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए मिलान करने के लिए आया है, कहा गया है दक्कन ट्रैम्प किस युग का है, पश्चिमी घाट किस युग का है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप किस युग के हैं। तो आपको बताना पड़ेगा। तो दक्कन ट्रैम्प किस युग का है, तो आप कहेंगे जो आपका दक्कन ट्रैम्प है ये आपका क्रिटेशियस आदि नूतन का है, मतलब क्रिटेशियस प्राचीन काल का है। ठीक है, पश्चिमी घाट आपका किस काल का होगा, तो पश्चिमी घाट आपका उत्तर नूतन का होगा। अरावली श्रृंखला किसकी होगी, तो आप सभी लोगों को पता है प्री कैम्ब्रियन युग की होती है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत न्यूतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इसको या इसी को कह सकते हैं सीनोजोइक काल, भी इसी को कहा जाता है। कौन सा काल, सीनोजोइक काल। ये काल वगैरह हम आपको अलग से पढ़ाएंगे ना, मतलब डिटेल में देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट का जो उत्थान हुआ था वो सीनोजोइक काल में हुआ था। पूछा जाता है हिमालय का उत्थान किस में हुआ, है ना। ये जो श्रृंखलाएं आएंगी इनके अलग अलग पार्ट पूछे जाते हैं, सबके बारे में क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 1 का 3, तो 1 का 3 यहाँ पर भी है, 1 का 3 यहाँ पर 2 जगह है, फिर दूसरे का 1 यहाँ पर 5 है। तो पहले ये तो गलत हो गया, तो सही क्या हुआ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है। देखो ये कहां पर है, केरल में है। सबसे पहले ये स्थान भी पूछा जा सकता है कि जो केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु स्थान या क्षेत्र कहाँ का है, तो केरल का। अब पूछा गया है केरल में तो है, केरल में तो आप की पेरियार झील पाई जाती है ना, केरल में आपकी क्या पाई, साइलेंट वैली पाई जाती है। कहां पर, केरल में। केरल की राजधानी, केरल एक तटीय राज्य बनता है, आपका क्या बनता है, तटीय राज्य बनता है। तो आपका कहा गया मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील के लिए, तो मीठे पानी की भारत की झील तो जम्मू कश्मीर में। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, डल झील है या आपकी वुलर झील है, आप बताएंगे। कहा गया भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो यही बात एकदम सही है। एक कहा गया प्रवाल द्वीप के लिए, तो ये तो लक्षद्वीप जाना जाता है। भारत के सबसे पश्चिम के स्थित बिंदु के लिए नहीं, तो भारत के सबसे पश्चिम के स्थित बिंदु के लिए नहीं, बल्कि क्या, भारत का एक न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। पता है केरल ना, न्यूनतम ऊंचाई का मतलब क्या है, समुद्र के, ये समुद्र बह रहा है मान लीजिए, इसके न्यूनतम ये खेती करता है। कहां पर, तो कुट्टानाड में। कहां पर करता है, तो आप कहेंगे कुट्टानाड में करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के लिए, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के लिए, समुद्र तल मान लो यहां से है ना, तो ये यहां से माना जाता है, जो समुद्र तल नापा जाता है उसके उससे भी नीचे ही अपनी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन, कुट्टानाड। ठीक है ना, याद रखेंगे कुट्टानाड। और ये कहा गया है इस केरल, इसी क्षेत्र को
केरल में धान का कटोरा कहा जाता है, लिख लो, धान का कटोरा कहा जाता है इसी क्षेत्र को। आपसे पूछा जा सकता है केरल में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, धान का कटोरा भी इसी को कहा जाता है। कहा गया कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है, मतलब मछली के लिए भी जाना जाता है, मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। कहा गया सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। अब आप बता सकते हैं, अगर मैं कहूं ये आपका क्या है ना, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे ये हमारा सिंधु क्षेत्र है। क्या है, ये सिंधु क्षेत्र है, लिख लो, ये आपका सिंधु क्षेत्र है ना। और यहीं पर क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान में एक थार का मरुस्थल है। क्या है, थार मरुस्थल है, जो लगभग 2 लाख इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आपके राजस्थान कहां पर है, और राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक की बात करता है। पाकिस्तान, पाक तक की बात की जाती है। तो जो आपका सिंधु क्षेत्र है, यही को क्या कहा जाता है, मरुस्थल भी कहा जाता है। जो विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में, लेकिन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। याद करके रखो, पूछा जाता है, ठीक है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय का है। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, है ना। मैंने कहा कि ये सब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़, लेकिन जब आप लोगों को लगता है कि अरे कोई चीज गलत हो गई गलती से, तो उस पर आप लोग सोचते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला मुंगेर आएगा, बिल्कुल सही है। कहा गया जमुई आएगा, बिल्कुल सही है। कहा गया नवादा आता है, बिल्कुल सही। ये 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन आपका रोहतास इसके अंतर्गत नहीं आता है। जब ये धारवाड़ पढ़ाया जाता है ना, तो यहाँ पर बहुत सी चीजें होती हैं, और ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ के हैं, बिहार के। कहाँ के हैं, बिहार के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार का भी अभी एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती आ रही है ना, तो आज सभी लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाले जिला जो दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का हिस्सा होता है। किसका, दक्षिण पश्चिमी बिहार का हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा गया विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा या गोंडवाना। बताएं, आप बताएं, सोचे कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी। तो सब भारत में नवीनतम, भारत में विंध्यन आप जान रहे हैं, धारवाड़ तो और पहले से थी, कुडप्पा भी पहले, तो सबसे पहले सबसे नवीनतम भारत में आपकी गोंडवाना ही है। कौन सी है, गोंडवाना ही है, ठीक है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा कहा गया है भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। तो सबसे पुरानी कौन सी हुई, धारवाड़, और धारवाड़ से घिस पिट कर क्या बना, कुडप्पा, और कुडप्पा से घिस पिट कर क्या बना, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। और सबसे नवीनतम आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें मानी जाती भारत में, ठीक है, भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सबसे भारत के लिए सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ये याद रखना, आपको पूछा जाता है बिटुमिनस कोयला, ठीक है ना। आई अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें।
कहा गया है जीडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप की चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। कहा गया भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक या द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। कहा गया कथन और कारण दोनों सही हैं। अब आप बताएं, कथन और कारण दोनों नहीं सही हैं। कहा गया कथन सही है परंतु सेकंड कथन गलत है। कहा गया फर्स्ट कथन सत्य है परंतु सेकंड कथन असत्य है। कहा गया फर्स्ट कथन असत्य है परंतु सेकंड कथन सत्य है। तो आप बताएं आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये शायद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे हम लोग अभी इसी को करेंगे ना। इसमें अभी कई क्वेश्चन है और कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत थी, हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो कहा गया भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक या द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक आपके टी.एस. हॉलैंड द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? तो लिख लो, जीडी डाना के द्वारा नहीं, टी.एस. इनको यहां पर लिख लो, टी.एस. हॉलैंड, ठीक है। इनको याद रखना, कभी कभी ये चिपका के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका 2021 में पीसीएस में पूछा गया था, 2021 का है पीसीएस का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और इन क्लासों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही पढ़ाने का प्रयास किया जाए, अभी शुरुआत है, इसलिए शुरुआत हमेशा सरल चीजों से करनी चाहिए। अगर मैं अभी से डिटेल आप लोग कहें, मांग करें कि हाँ नहीं अब डिटेल लाइए, तो डिटेल भी लाया जाएगा ना, आपके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, तब आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सभी के बीच में पीवाईक्यू और उन बच्चों के लिए खास ये वीडियो होते हैं जिन तक बुक नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं, सच में पढ़ना चाहते हैं भाई ना, उनके पास बुक नहीं है, उनके पास सोर्स नहीं है, तो वो लोग इन चीजों से जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपकी फ्री ओरिएंटेड क्लासेज आती हैं आप सभी के बीच में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, इसी के अगले प्रश्न के माध्यम से कराएंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।